हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के सिविक्स का और यू कैन से दैट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लॉज, इसकी हम एक्सरसाइज पोर्शन करेंगे। इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो डाला था जिसमें हमने इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग जो है वो करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, राइट इन योर ऑन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द रूल ऑफ लॉ। कहने का ये मतलब है कि आप अपने शब्दों में लिखिए कि आप ये जो टर्म है रूल ऑफ लॉ, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में आपने बताना है। इन योर रिस्पॉन्स इंक्लूड अ फिक्शियस और रियल एग्जाम्पल ऑफ अ वायोलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। जो आप अपना रिस्पॉन्स देंगे ना, उसमें आपको एक एग्जाम्पल देनी है, चाहे वो रियल हो, मतलब जो आपने कभी कहीं देखी हो वो भी दे सकते हैं, या आप कोई भी ऐसे इमेजिन करके कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें आप ये बता सकें रूल ऑफ लॉ में वायलेशन जो है वो की गई है, यानी कि वायलेशन करना यानी कि रूल ऑफ लॉ की उल्लंघना की गई है, कानून की उल्लंघना की गई है, ये आपने बताना है। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बताया हुआ है, लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स। जो कानून होता है ना, वो एक नियमों का क्या होता है, सिस्टम होता है जिसको इम्पोज, मतलब उन उन रूल्स को एक लॉ को एक सिस्टम होता है रूल्स का, नियमों का, जिसको इम्पोज किया गया होता है गवर्नमेंट के थ्रू या किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ताकि ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर उसको अप्लाई किया जाए और उनको गवर्न किया जाए। ठीक है, लॉ जो है या रूल्स जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग कुछ गलत काम ना करें और उन्हीं रूल्स और उन्हीं रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली या उन्हीं कानून के अकॉर्डिंगली क्या करें, काम करें। अब जो टर्म है ना रूल ऑफ लॉ, उसका क्या मतलब है, जैसे कि चैप्टर में मैंने बताया था, रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ जितने भी लॉज होते हैं वो सभी के सभी इक्वली अप्लाई किए जाएंगे सिटीजन्स के, जितने भी सिटीजन्स हैं उनके ऊपर, और कोई भी सिटीजन जो है वो अबव द लॉ, कानून से ऊपर नहीं होगा, नॉट इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या हो गया, रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया कंट्री के अंदर जितने भी लॉज हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, पहले तो आगे जितने भी लॉज हैं, फिर वो लॉज सभी सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे बराबरी, और कोई भी पर्सन या कोई भी सिटीजन जो है वो लॉ से ऊपर नहीं होगा, ना कि प्रेसिडेंट, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो भी क्या है, उन लॉज से ऊपर नहीं होगा। लॉ जो है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव नहीं करता है, कानून जो है वो भेदभाव नहीं करेगा पर्सन्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे, लिंग के बेस पे, जेंडर के बेस पे कोई भी पर्सन को लॉ जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है या उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भी क्राइम, कोई भी जुर्म या कोई भी वायलेशन होगा, ठीक है, वायलेशन ऑफ लॉ या कोई भी क्राइम किया जाएगा, कोई भी कानून की उल्लंघना करेगा या जुर्म करेगा, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट जो है वो होती है। ये हो गया हमारा रूल ऑफ लॉ का मतलब। ठीक है, सिंपली आपने इतना याद रखना है, सभी पर्सन जो है वो कानून की नज़र में क्या है, इक्वल है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ना कि इंडिया का प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल क्या आ जाता है, ब्राइबिंग। ब्राइबिंग का मतलब होता है घूस खाना या रिश्वत लेना। तो एक ऑफिसर जब वो रिश्वत लेगा तो वो एक क्राइम है, वो एक जुर्म है, बट इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस नाउअडेज। लेकिन आजकल के टाइम पे हर एक पर्सन जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो क्या करता है, घूस खाता ही खाता है। तो ये जो है क्या है, वायलेशन ऑफ लॉ के खिलाफ है। खिलाफ नहीं बोल सकते, मतलब ये कानून के लिए क्या करता है, लॉ की क्या करता है, उल्लंघना करता है, कानून की उल्लंघना करता है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अब पूछा है, स्टेट टू रीजंस व्हाई हिस्टोरियंस रिफ्यूट द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। आपको उन दो कारण, वो दो कारण बताने हैं जिसमें जो हिस्टोरियंस थे ना, इतिहासकार जो थे, वो ये बोल रहे थे, ये बता रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक है, वो दो कारण कौन से थे, तो हमने पढ़ा था, वो दो कारण कौन से थे, जो कलोनियल रूल है ना वो आर्बिट्रेरी था। कलोनियल रूल यानी कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल को एस्टैब्लिश किया गया था, नियम एस्टैब्लिश किए गए थे, वो आर्बिट्रेरी थे, वो मनमाननी थे, मतलब वो अपनी मर्जी से कोई भी रूल को एस्टैब्लिश कर देते थे या कोई भी लॉ जो था वो एस्टैब्लिश कर देते थे। ब्रिटिश पास द सेडिएशन एक्ट इन 1870। मैंने आपको सेडिएशन एक्ट के बारे में भी बताया था, जो कि 1870 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। सेडिएशन एक्ट क्या था कि कोई भी पर्सन, इंडिया का कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाता था या उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था, तो उस पर्सन को क्या कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था 2 सालों के लिए विदाउट ट्रायल। ट्रायल का मतलब उसके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर या कोई भी पर्चा नहीं लगाया जाता था, रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाती थी, और उसको 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाता था। इस एक्ट के तहत देखिए यही बताया हुआ है, इस एक्ट के तहत कोई भी पर्सन जो प्रोटेस्ट करेगा या ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना ट्रायल के 2 सालों के लिए। ठीक है,
देन उसके बाद दूसरा क्या था, तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना इंडिया के अंदर, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, सभी के सभी लोग जो है वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे और कोई भी लोग जो है वो कानून से ऊपर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ऊपर थी कानून से, वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए तैयार थी। दूसरा आता है, इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया के, मतलब जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो नेशनलिस्ट जो थे, इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे लीगल स्फेयर के अंदर, यानी कि कानून के मामले में। इंडियन लॉयर्स जो थे वो इंडियंस को डिफेंड कर रहे थे, बचा रहे थे, और साथ ही साथ में वो फाइट कर रहे थे उनके अधिकारों के लिए। जजेस जो थे वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, इंडिया के जो जजेस थे अब वो क्या करने लगे थे, कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने लगे थे, वो भी जॉब्स करने लगे थे। लॉयर्स भी हमारे इंडियंस जो थे वो अब आने लगे थे किनके कोर्ट्स में, ब्रिटिशर्स के कोर्ट्स में। और जजेस जो थे वो क्या करते थे, इंडियंस के हक के लिए डिसीजन जो थे वो लेते थे। ठीक है, ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब आपका आता है थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें बोला है, री रीड द स्टोरी बोर्ड ऑन हाउ अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस गॉट पास्ड। कि आपको वो स्टोरी वाला पेज था ना आपका, आपको उसको फिर से क्या करना है, पढ़ना है, उसको री रीड करना है। फिर आपने बताना है कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो नया लॉ था वो किस तरीके से पास हुआ था। अपने वर्ड्स में आपने बताना है डिफरेंट तरीके जो यूज़ किए गए थे वुमेन ग्रुप्स के द्वारा, ताकि ये इस इशू को, इस ये जो इशू था आपका डोमेस्टिक वायलेंस का, इसको लॉ बनाया जाए, किस किस तरीके से काम किया गया था। ठीक है, तो वो मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया था। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इसको पास किया गया था। और इसका मेन एम क्या था, इसका गोल क्या था, कि वुमेन्स को प्रोटेक्शन मिले किसी भी तरह की हिंसा से, वायलेंस से, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वर्बल हो, चाहे मतलब मारपीट की जाए, चाहे उनको गाली गलौज की जाए उनके साथ, वुमेन्स के साथ, उससे उनको प्रोटेक्शन दिलवानी थी, सुरक्षा करवानी थी उनकी। बहुत सारी वुमेन जो थी, वुमेन ग्रुप्स जो थे, उन्होंने क्या किया, मिलकर काम किया, ताकि वो क्या कर सके, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स, मतलब एक ग्रुप था वकीलों का, स्टूडेंट्स थे, लॉ स्टूडेंट्स थे, एक्टिविस्ट थे, उन्होंने क्या किया, मिलकर एक ड्राफ्ट जो था वो बनाया डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेट। ड्राफ्ट होता है एक डॉक्यूमेंट बना देना, ठीक है, जिसको प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल के नाम से भी जाना जाता था, उस समय पे जाना गया था। तो इन्होंने ग्रुप ऑफ लायर्स ने, लॉ स्टूडेंट्स ने, एक्टिविस्ट ने क्या किया, मिलकर काम किया और एक ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, जिसको प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल भी बोला गया है। इसके अलावा बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी, नेशनल कमीशन जो कि वुमेन्स की थी, उन्होंने क्या किया, सबमिशन बनाया, मतलब सबमिशन किया, यानी कि एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जाके सबमिट करवाया। ये एक तरह की कमेटी होती है जो कि क्या करती है, लोकसभा के अंदर जाके काम करती है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर ये कमेटी काम करती है। अब ऑल दीज एक्शंस, ये जितने जितने के सारे काम किए जा रहे थे ना, जो वुमेन्स के द्वारा किए गए, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो इस बिल को क्या कर दें, ये जो बिल डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बनाया गया था, इसको क्या कर दें, पास कर दें। सो जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था, ये काम में लाया गया 2006 में। 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस एम के साथ कि वुमेन्स को क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले। और 2006 में इस बिल को जो था वो लॉ बना दिया गया, और आज तक ये लॉ जो है वो चल रहा है। अगर कभी भी कोई वुमेन उत्पीड़ित होती है, या उसके साथ कोई मतलब अत्याचार किया जाता है, तो वो वुमेन जाके कंप्लेन कर सकती है, जो भी उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, राइट इन योर ऑन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन पेज 44 एंड 45। देखिए 44 और 45 पेज में आप अपनी बुक खोलिएगा, वहाँ पे पेज नंबर जो है आपका 44 और 45, उसमें आपको किसके बारे में बताया है। देखिए, दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स टू ओबे टू द लॉ एज इंक्लूडिंग लॉ आइडियाज ऑफ जस्टिस। पेज नंबर 44 और 45 में आपको सेडिएशन एक्ट के बारे में एक तो बताया हुआ था, और दूसरा आपको बताया था कि न्यू लॉज जो थे वो किस तरीके से लाए गए थे। अब लोग जो थे वो किस तरह से, ठीक है, लोग जो थे वो किस तरह से फाइट कर रहे थे अपनी, मतलब ताकि उनको इक्वालिटी मिल सके, और वो चेंज चाहते थे, वो चाहते थे कि बदलाव आए सेट ऑफ रूल्स के बीच में, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको मजबूर कर रहे थे कि वो ब्रिटिशर्स को ओबे करें, ठीक है, उनके बनाए हुए कानून को फॉलो करें। लेकिन जो इंडियंस थे ना, वो चाहते थे कि इसमें बदलाव आना चाहिए, इस सेट ऑफ रूल्स में बदलाव आना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, सभी को न्याय जो है वो मिलना चाहिए, ये चीज़ जो है वो ऐड करी जानी चाहिए।
तो इससे आप क्या समझते हैं, इसको अपने वर्ड्स में आप बताइए। तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो इंडियंस को फोर्स करती थी कि जो ब्रिटिशर्स ने रूल्स बनाए हैं, कानून बनाए हैं, इंडियन लोग उनको फॉलो करें। ये जो सेट ऑफ रूल्स थे ये आर्बिट्रेरी थे। आर्बिट्रेरी यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपनी मर्जी से बनाए हुए थे, एंड वर नॉट जस्ट इम्पोज ऑन द इंडियंस टू फॉलो। ठीक है, यहाँ पे नॉट जो है वो नहीं आएगा। दीज सेट्स ऑफ रूल्स वर आर्बिट्रेरी, ये जो सेट ऑफ रूल्स थे ये अपनी मनमानी से ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, और इंडियन जो थे वो इनको फॉलो नहीं करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स इनके ऊपर क्या कर रहे थे, इन लॉज को क्या कर रहे थे, इम्पोज कर रहे थे। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया, जो राष्ट्र मतलब आज़ादी के लिए इंडिया के अंदर लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया, और उन्होंने बोला कि हमें एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए जो कि सभी लोगों के लिए इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आवाज़ उठाएगा तो जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल में डाल दीजिए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे रूल्स होने चाहिए जिसमें जस्टिस, सभी को न्याय मिले, और सभी लोग जो है वो इक्वल रहे कानून की नज़र में। तो ऐसा होना चाहिए था। वो ये कौन चाहते थे, ये चाहते थे इंडियन नेशनलिस्ट। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आपको पता चला होगा लॉज क्या होते हैं, कानून क्या होते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जुडिशरी का, वो हम नेक्स्ट जब लेक्चर लेके आऊँगी, वीडियो लेके आऊँगी, उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें कोई डाउट रहा हो आपको, या कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।